इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं। वैसे तो क्लास फ्राइडे को होनी थी, पर फ्राइडे को बेटा मेरे गले में कुछ इन्फेक्शन था, तो इसलिए मैं क्लास ले नहीं पाई। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलेंगी 5 दिन तक हर हफ्ते, और 5-5 दिन करके मेरी जिम्मेदारी है, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे, जो टाइम कंज्यूमिंग थे, वो दोनों टॉपिक हमने पढ़ लिए। एक तो हड़प्पा वाला बहुत टाइम खाता है, और एक वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 8-9 क्लासेस खा लेती है अकेली एक टॉपिक। अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, और ये टॉपिक हमारा है वैदिक सभ्यता के बाद पूर्व मौर्य काल। पूर्व मौर्य काल के साथ साथ ही हम लोग एक टॉपिक और मैं मिक्स करके बता दूंगी आपको, धार्मिक सुधार आंदोलन वाला। चलो, ये तो पीडीएफ बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें एक बैकग्राउंड पता हो। हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है, मैंने 2 टॉपिक कराए हैं आपको। दोनों टॉपिक को जोड़ के आगे की सीढ़ी तक पहुंचते हैं। पहले एक बार रिवाइज करते हैं, ताकि रिवीजन से अगले टॉपिक को हम जोड़ पाए। हमने सबसे पहले जब हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहला टॉपिक था सभ्यता को लेकर, और सभ्यताएं 2 रही हैं जिन पे आज तक हम प्राउड फील करते हैं। एक सभ्यता जिसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, और एक सभ्यता जिसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। क्या हमारे पास वो इंग्लिश मीडियम लग गई है आज, वो जो बच्चे की रोज की दिक्कत थी? अच्छा, वैसे डाल दी हमने, खुल नहीं पा रही है। अपने फोन में चेक कर एक बार बेटा। सफीना माजिद, आपका वो मैसेज जो था वो मैंने बहुत पहले पहुंचा दिया था। वो कह रहे हैं हमने डाल तो दी है पीडीएफ, लेकिन शायद वो खुल नहीं पा रही है। कुछ बच्चों का आया होगा मैसेज। अच्छा, तो इसको एज अर्ली एज पॉसिबल पूछ के भाई क्यों नहीं खुल पा रही है बच्चों की। बेटा वो लिंक आपके पास डाल तो दी गई है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिर्फ ये मैसेज है। वो कह रहे हैं कि कुछ बच्चे जिन जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनकी ओपन नहीं हो रही है, तो वो गया हुआ है आगे मैसेज। दिखा एक बार। अच्छा, ये बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन का व्यू पीडीएफ में इन्होंने अपनी तरफ से डाल दिया, लेकिन वो ओपन नहीं हो रही। हिंदी वाली तो इजीली ओपन हो जाती है। अब मैं इससे मुझे दिखाया है ये करके प्रोसेस, हिंदी तो ओपन हो रही है, इंग्लिश ओपन नहीं हो पा रही है। तो हो सकता है कुछ उनके पार्ट पे गड़बड़ हो, कल पता करके। बेटा एप्लीकेशन चलाते हैं, उनकी टीम तक ये मैसेज जा चुका है। हमने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया। अब एप्लीकेशन वाले जो बताएंगे ना, वो हम और कर देंगे, या हो सकता है वो खुद ही करे उस काम को, क्योंकि हमारी पीडीएफ भी बन गई, हमने इसको अपलोड भी कर दिया। वो कुछ बच्चों की खुल नहीं पा रही है। ठीक है, खुल जाएगी। वो छोटा मोटा कोई उसमें होगा इशू, क्योंकि बेसिक काम तो हम कर चुके हैं। चलिए, सभ्यता की बात करें। 2 सभ्यताएं थी, 2 सिविलाइजेशन थी, एक हड़प्पन और एक वैदिक। हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी की पूरी तरह से शहरी थी, पूरे 100% शहरी थे। इन लोगों की लाइफ बड़ी स्टेबल थी, स्थायी जीवन था। एक जगह रुक के, क्योंकि शहर बसाना है तो फिर इसका मतलब जिंदगी रुकनी पड़ेगी ना एक जगह पे, तो घर बनते थे बहुत सुंदर सुंदर। इनके पास बहुत बड़ा ग्रेट बाथ था, स्नानागार, और हड़प्पा में तो अन्नागार था। बहुत सारी समाधियां मिली। आइडिया लगाया कि शायद कुछ लोग अमीर थे, कुछ एवरेज थे, कुछ गरीब थे, क्योंकि समाधियां जब मिली तो वो कंकाल रह गए। कुछ कंकालों पे सोने की चूड़ियां, सोने के गले के और सोने के बाजूबंद। कुछ कंकालों पे मिट्टी के मिले, मिट्टी को जैसे आटे की तरह गूंद के और उसको पका लिया गया था, मन के जैसे ढांचा हड्डी का, और एक धागे में मन के है, मन के आसपास। इसका मतलब वो मिट्टी को पका के तो शायद गरीब रहे होंगे, ये आइडिया लगा। ओवरऑल सभ्यता बहुत एडवांस थी, पढ़े लिखे भी थे, काबिल भी थे, इंटरनेशनल ट्रेड करते थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। पर आज तक ये नहीं पता कि किन कारणों से ये सभ्यता गायब हो गई। इस सभ्यता से जुड़ी मैंने कई क्लासेस ली थी, जिसमें आपको मैंने स्पेशल लिखवाया था कि कहीं पे श्रृंगार दानी मिली, कहीं पर अंजन शलिका काजल, कहीं पर सिंदूर, और अलग अलग तरह के, कहीं चाकू लिपटा हुआ, कहीं वो नृत्य करती हुई एक 10 सेंटीमीटर की कांसे की मूर्ति मिली, और कहीं मृण मन घोड़ों की जो है मूर्तियां मिली। 3 जगह से घोड़ों के साक्ष्य मिले, गेहूं का, चावल का, जौ का। कहीं पे अलग से युग्म समाधियां मिली, तो शायद सती प्रथा का भी हमें आइडिया है, कंफर्म नहीं है। ऐसे ही कहीं आदमी और कुत्ते को साथ साथ दफना रखा था। सारे शहर 2 हिस्सों में थे, लेकिन एक शहर 3 हिस्सों में था। बहुत अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। कहीं पे खेती बहुत अच्छी थी, बनावली, तो वो सब हमने पढ़ा। फिर पता नहीं क्या हुआ, किस कारण से ये सब धीरे धीरे करके समाप्त हो गया, और उसके बाद 250 साल तक के इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। ये कब से कब तक पढ़ते हैं, तो मोटे तौर पर इनको मानते हैं 2350 से 1750। कैसे गायब हुए, क्यों गायब हुए, नहीं पता। 1750 से ये बीसी है बेटा, इसलिए उल्टी गिनती चल रही है। यहाँ जाके हमें ज्ञान मिलता है 1500 से 1000 का, और फिर 1000 से लेके 600, ये ईसा पूर्व है सारे। अभी हम जीरो पे नहीं आए।
इन दोनों को वैदिक काल कहते हैं। फिर दो क्यों हैं? क्योंकि इसका नाम है पूर्व वैदिक काल और इसका नाम है उत्तर वैदिक काल। और इन दोनों के बीच में एक खास चीज जो हमने खोज ली थी, दैट वाज आयरन। इस आयरन ने लाइफ को बिल्कुल बदल दिया था। ये जहां पूरी तरह से शहरी थे, परमानेंट इनका रेजिडेंस था, डबल स्टोरी घर था, मैनेज थे, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज थी चीजें इनकी, वहां ये पहले वाले टाइम पीरियड के लोग घुमक्कड़ थे, कबीलों में रहते थे, कभी यहाँ कभी वहां, इस तरीके से अपना जीवन काटते थे, लेकिन थे बहुत सेटिस्फाइड, बहुत खुश थे। और ये माना जाता है कि हम आर्यों की ही संतान हैं। हम प्राउड फील करते हैं कहने में कि हम इनके वंशज हैं। ये ऐसा क्या करते थे, ये बहुत अच्छा जीवन जीते थे। इनमें बहुत आपाधापी और मेरा ये मेरा वो वाली बात नहीं थी। आज यहाँ है, शायद 4 महीने बाद कहीं और, 6 महीने बाद कहीं और, लेकिन जहाँ है वहां आराम से जीवन जीते, यज्ञ करते और संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते। बहुत इज्जत थी, पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन औरतों की भी इज्जत थी। मर्जी से लड़कियां शादी कर सकती थी, बिना शादी के भी रह सकती थी। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, ये कई लड़कियां थी जो ब्रह्मवादिनी थी, जो पढ़ती लिखती थी। बहुत अच्छा सा सिस्टम था पूरे समाज का। आदमी भी खुश थे, औरतें भी खुश थी, बच्चे भी खुश थे, पूरा सोसाइटी बहुत खुश थी। लेकिन लाइफ स्टेबल नहीं थी यहाँ, और कबीले में रहते थे तो कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था, कहीं खेती नहीं करते थे जम के। आज यहाँ है तो बस उतना उगाया जिससे पेट भरे, फिर कहीं और चले गए। तो इस पीरियड के बीच में आयरन, 1000 ईसा पूर्व में आयरन मिला, और ये आयरन मिला अतरंजी खेड़ा। ये क्या है? ये बेटा यूपी में एक जगह है, यहाँ से आयरन मिला। और इस आयरन ने लाइफ को पूरी तरह बदला, क्योंकि इस आयरन से कुल्हाड़ी बनाई, उस कुल्हाड़ी से जंगल साफ किए, प्रॉपर्टी की तेर मेर, मेरी तेरी, ये शुरू हो गया। और जहां प्रॉपर्टी की तेर मेर शुरू हुई, लड़ाई झगड़े, कलेश, सेना, राजा, क्षत्रिय सब बढ़ चढ़ के आया। इस टाइम पर ना लोग बहुत शांत थे, ज्यादा रुकते नहीं थे, तो ऑब्वियस सी बात है मंदिर मस्जिद भी नहीं बना रखे होंगे, और कोई पक्के घर भी नहीं थे। लेकिन यहाँ जाके लाइफ बिल्कुल बदली। बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी बसावटें, बड़ी सेनाएं, युद्ध। महाभारत जो आपने सुना हुआ है, महाभारत इंडिया का पहला बड़ा युद्ध था, जिसमें एक ही खानदान के दो भाइयों, सगे भाई पांडु और धृतराष्ट्र, सगे तो भाई थे, इन दोनों के बच्चे आपस में लड़े थे। और दोनों इतने भयानक युद्ध हुआ था, कितनी अक्षौहिणी सेना लड़ी थी, जिसमें कि सब कुछ तहस नहस हो गया, पूर्ण रूप से खत्म हो गया था सारा खानदान। जीतने वाले भी बाद में स्वर्ग की यात्रा पे सारे ही एक्सपायर हो गए थे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये लोहे ने लाइफ को बदल दिया। इस टाइम पर लोहे के बाद वाले समय को अगर देखें, जब लोहा खोज लिया तो जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए। बड़ी बड़ी सेनाएं रखने लग गए, हथियार बनने लग गए, जंगलों को साफ करने लग गए, जंगल से लकड़ी मिलती, शहद मिलता, मेडिसिनल प्लांट मिलते, तो व्यापार करने लग गए। तो जिंदगी ना बहुत ज्यादा, जैसे पैसे कमाना, साधन, रोजगार, ये सब आ गया। इस टाइम पर सोने के सिक्के या सोने के ढेर भी एग्जाम में आ जाता है, निष्क, सोने के ढेर को ये कहा जाता था, निष्क। इस टाइम पे आपको सोने का सिक्का विक्का ज्यादा नहीं मिला, और एक आपको मुद्रा मिली थी, वो पशुपतिनाथ शिव की मोहर थी। वो मुद्रा तो क्या, मोहर थी, या मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें। यहाँ जाके थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगा। सेकेंड फेज में लाइफ थोड़ी सी, जैसे राजा और प्रजा, ये सब आ गया था। ठीक है, इस टाइम पे जो लोग थे, इन लोगों को आर्य कहा जाता है। और आर्यों ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हमारे 4 वेद, फिर उनके उपवेद, फिर उनसे जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उसके बाद अपना ये जो था ना लास्ट में उपनिषद, यानी वेदों का अंत, वेदांत। फिर हमने वेदांग, छोटी छोटी चीजें देखी थी, 6 पार्ट, कि कोई वेद की आंख थी, कोई नाक थे, कोई कान थे, कोई वेद की सारी बॉडी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था 6 चीजों को। निरुक्त था, व्याकरण था, कल्प था, अगर आपको याद हो तो लास्ट पोर्शन। फिर हमने पढ़ा था इस टाइम पे शादी ब्याह कैसे थे, तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह थे, और 8 प्रकार के विवाह थे। विवाह के बारे में ऋग्वेद जानकारी देता है, नदियों की जानकारी ऋग्वेद देता है, पुरुष सूक्त की जानकारी। लाइफ को इन्होंने 4 फेजेस में बांटा, 0 से 25 साल को पढ़ना है, लिखना है, काबिल बनना है, अपनी स्किल्स इकट्ठी करनी है। 26 से 50 में लाइफ जीनी है, गृहस्थ आश्रम, आपकी बीवी बच्चे, आपका परिवार आपके साथ हो, सामाजिक रहें आप। 50 के बाद आप रोज सुबह घर छोड़ के जंगल की तरफ निकल जाएं, वहीं बैठ के मेडिटेशन करें, शाम को वापस आ जाएं। घर को जितनी जरूरत हो बस उतनी गाइडेंस करें, ज्यादा टोका टाकी नहीं। 75 से 100 घर त्याग दिया, सन्यासी बन गए, सब छोड़ छाड़ के जंगलों में चले गए, वहीं परेशान हुए या दुखी हुए या सुखी थे किसी को नहीं पता, प्राण त्याग दिए। ये इंसान की जिंदगी के 4 आश्रम थे, ऐसा सबसे पहले लिखा था जाबाल उपनिषद में। इकट्ठा
इकट्ठा करते हैं जाबाल उपनिषद में। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। अब इसके बाद 600 ईसा पूर्व आते 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 जिंदगी थोड़ी सी परेशान से होने लग गए लोग, क्योंकि वो मार काट और ये सब ठीक है एक हद तक, लेकिन फिर दिखावट आडंबर ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवाद को जन्म दिया। तो लाइफ में ना एक ऐसा होता है ना रूखापन सा कि यार हर चीज में ये भी करो ये भी करो, ये इंसान उकता गया, जिंदगी जीने से ज्यादा जिंदगी भारी होने लग गई। तब जिंदगी में लोगों के समाज में दुनिया में एक बदलाव आया, और ये बदलाव क्या था? इस टाइम पर इंडिया में वो सारे कौरव पांडव वगैरह छोड़ के और छोटे छोटे लोग जो पहले छोटी छोटी बस्तियां थी, अब वो बड़े बड़े महाजनपद बन गए। महा मतलब बड़े, जन मतलब जनता, पद का मतलब पैर, यानी बहुत सारी जनता जहां रहती थी, जिनकी आबादी अच्छी खासी थी, वो कहलाए महाजनपद। 3 वर्ड्स हैं ये, बड़े, बड़ी, बड़ी मात्रा में जनसंख्या के पैर, इसका मतलब आबादी अच्छी वाले शहर। शहर तो बहुत रहे होंगे, गांव भी बहुत रहे होंगे, लेकिन महाजनपद अगर पूछेंगे तो ये 16 थे। तुम्हें कैसे पता? बौद्धों ने बाद में अपना ग्रंथ लिखा है। बौद्ध कहाँ से आए? हम तो हड़प्पा जानते थे, हम तो वैदिक जानते थे, बौद्ध बीच में ही आए, इसी टाइम पर आए। उन्होंने ग्रंथ लिखे, महात्मा बुद्ध के जो खास लोग थे उन्होंने बाद में जाके ग्रंथों में लिखा कि जब हमारे महात्मा बुद्ध थे तो इस तरह से 16 महाजनपद थे। तो जैसे अब हम लिख दें कि हमारे जब भगवान श्री कृष्ण थे तो ऐसे कौरव थे, पांडव थे, हस्तिनापुर था और ये सब था, इस तरह से, तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये 16 महाजनपद क्या है? इनमें ना छोटे छोटे एरियाज थे बेटा। जैसे मान लो ये एक एरिया था, ये एक एरिया, ये एक एरिया यहाँ था दक्षिण भारत की तरफ, एक राजस्थान की तरफ, अपने बांग्ला इसके क्या नाम है पाकिस्तान की तरफ, यहाँ छुटपुट भी थे, कुछ बड़े बड़े थे, भारी भरकम थे। तो ऐसे 16 महाजनपद थे। मैंने सर्कल गिन के नहीं बनाए, मैं आपको सिर्फ आइडिया बता रही हूँ। 16 महाजनपद, तो कोई छोटा कोई बड़ा कोई बहुत बड़ा। अब इन महाजनपदों में सब अपनी अपनी एरिया के मालिक थे, सबने अपने अपने जंगल साफ कर रखे थे, अपने अपने एरिया में पैसे कमाने के साधन बना रखे थे। अब इनमें से कोई एक दो आगे निकलेंगे, फिर वो आसपास के सब पे कब्जा कर लेंगे और इस तरह से भारत बनेगा दोबारा से। आपको समझ में अगर आया हो तो वैदिक काल में भारत नहीं था, वैदिक काल में पूरा भारत थोड़ी था भाई। ये पांडव लड़े तो क्या कह रहे थे, हमें 5 गांव दे दो। कौन कौन से? आज अगर देखे तो हरियाणा के, यूपी के और दिल्ली के तो गांव मांग रहे थे ये, हरियाणा के 3 गांव मांग रहे थे ये। कौन कौन से? स्वर्णप्रस्थ यानी सोनीपत, पनपत यानी पानीपत, और एक मांग रहे थे अपना ये तिलपत, जो ये फरीदाबाद का इलाका है। बागपत यूपी का था, इंद्रप्रस्थ दिल्ली था, यानी हरियाणा, यूपी और दिल्ली मांग रहे थे, थोड़ा थोड़ा हिस्सा, सारा नहीं। उस पे कलेश हो गया। अब जिसकी बात कर रहे हैं ये लोग क्या करेंगे, ये अपने अपने एरिया के छोटे छोटे मालिक हैं, और ये 16 महाजनपद हैं, यानी 16 मालिक, 16 राजा बैठे हैं। इनमें कौन आगे बढ़ेगा? जो मेहनत करेगा, प्लस जिसकी किस्मत भी थोड़ा साथ देगी। जैसे इन 16 में से जो मैंने बाहर बनाया ना बेटा, ये एक है गांधार। गांधारी सुना है? शकुनी नरेश था, गांधार का ही तो था वो, उसकी बहन गांधारी, गांधार नरेश की बेटी। शकुनी जिसने बंटाधार करवा दिया था, दुर्योधन के सारे खानदान को खत्म करवा दिया, शकुनी तो था उसका मामा जो गलत रास्ते पे ले गया। ऐसे ही गांधारी गांधार नरेश की बेटी थी। जैसे पांचाल नरेश की बेटी पांचाली थी, द्रौपदी, द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी थी वो पांचाली कहलाती थी ना। पांचाल इलाका था, इनमें तो थे पांचाल वगैरह सब, ये सब इसी के पार्ट हैं। तो पांचाल से पांचाली और गांधार से गांधारी, 2 औरतों का कैरेक्टर हो गया, एक दुर्योधन की माँ और एक युधिष्ठिर और 5 भाइयों की वाइफ, ठीक है। तो ये गांधार, और एक यहीं पर था बेटा ये दूसरा कंबोज। कंबोज ये पाकिस्तान में थे, क और ग। बाकी जो 14 देख रहे हो वो इंडिया में ही थे। और इंडिया में पूछे कहाँ, तो आज के यूपी बिहार एमपी की बेल्ट में ज्यादा थे। था तो राजस्थान में भी, हरियाणा, जैसे कुरु कहाँ है, कुरुक्षेत्र तो हरियाणा था, पांचाल तो हरियाणा पंजाब, ये यूपी के पास वाली बेल्ट। तो ऐसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के आसपास, राजस्थान के आसपास, सारे आसपास तो हो गए भाई। हरियाणा पंजाब इकट्ठे, दिल्ली इनसे लगता हुआ, राजस्थान इनसे लगता हुआ, यूपी बिहार, इसमें पूरी पट्टी फैली हुई थी। ये मिला के सारे यहाँ ये 14 लगभग थे। 13 मान लो एक दक्षिण भारत में था, इस दक्षिण वाले का नाम था अश्मक, ठीक है। और ये ऊपर जो देख रहे हो 2 बाहर, एक ये, 3 हो गए, टोटल 16 में से तो 13 है ये। इन 13 में छोटे छोटे राजा थे, अपने अपने एरिया के मालिक थे, टैक्स लेते, लोगों के लिए काम करते। सबके आसपास बेसिक चीजें थी, थोड़ा बहुत जंगल था, थोड़े बहुत चीजें मिल गई। इनमें से एक जो बहुत आगे बढ़ा, उसका नाम ये मान लो ये था मगध।
मगध ये सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगा आने वाले चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, जिसको पूर्व मौर्यकाल कह रहे हैं ना, महाजनपद, जिसकी हेडिंग पूर्व मौर्यकाल है, वो बेसिकली महाजनपद का चैप्टर है। और वैदिक के बाद महाजनपद ही आया, क्योंकि महाजनपद 600 ईसा पूर्व वाले ही टाइम पीरियड के हैं, और 600 तक आप पढ़ के आ गए, क्योंकि आप तो 2350 से 1750 पढ़ा आपने, फिर 1500 से 1000, 1000 से 600, तो कंटिन्यूएशन में है, ये लगातार में है। ठीक है, अब हुआ क्या देखना, इन सब के पास अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान थे, किसी के पास कुछ ज्यादा, किसी के पास कुछ ज्यादा। तो एक एरिया था मगध, मगध का सबसे ज्यादा विकास हुआ, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। क्यों? इसका क्या कारण था? सिर्फ इंसान की चाहत से कुछ नहीं होता बेटा, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मगध के आगे बढ़ने का कारण क्या था, इनमें से दो चार के मैं नाम बोल देती हूँ ताकि आपको समझना आसान रहे। मगध के नीचे इस तरफ ये एमपी की बेल्ट मान लो, थोड़ा सा और बड़ा था, इसका नाम था अवंती। अवंती, अवंती नरेश, मगध नरेश, ऐसे नाम है हमारे हिस्ट्री में। इसके बाद इसी के पास ऊपर की तरफ यहां पर एक हुआ करता था, उसका नाम था वज्जी वैशाली। वज्जी वैशाली, एक कैपिटल एक नाम, जैसे कोई इंडिया और दिल्ली कह दे, तो वज्जी वैशाली। ये वज्जी एक था बड़ा सा, उसके साइड में बड़ा क्या था, मगध, उसके नीचे बड़ा क्या था, अवंती। ये तीनों बड़े बड़े से हैं। इसके अलावा अंग था यहाँ पर, यहाँ कुरु था, यहाँ पांचाल था, यहाँ मत्स्य था, जो राजस्थान की तरफ देख रहे हो ना, ये इसका नाम था बेटा मत्स्य। मैं 16 तुम्हें ये नहीं कह रही कि सारे याद करो, लेकिन मैं तुम्हें थोड़े नाम बता रही हूँ ताकि तुम जब पढ़ो तुम्हें आसान दिखे। तो दो बाहर पाकिस्तान की तरफ क और ग थे, कंबोज और गांधार। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगा वो था मगध। मगध के ऊपर की तरफ था वज्जी वैशाली जिसकी राजधानी, और उसके नीचे की तरफ एमपी की तरफ था अवंती, और उसके आसपास था अंग था, उसके आसपास में पांचाल था, वत्स था, कौशल था। यहीं पे एक और बड़ा था, ये मान लो, इसका नाम है कौशल, कौशला लिख देते हैं इंग्लिश में। तो मैंने कुछ के नाम बताए, सब कुछ के नाम मैं तुम्हें नहीं बता रही। मत्स्य किसका नाम था, राजस्थान का, जहां पानी भी नहीं है ना आज, वहां उसका टाइम, उस टाइम पे उसका नाम था मत्स्य। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सब अपनी अपनी कोशिशों में, सब राजा कि भाई मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, लेकिन आगे वो बढ़ता है जिसकी किस्मत प्लस मेहनत दोनों काम साथ चले। जैसे अकेली किस्मत भी काम नहीं करती, अगर आप बैठे हैं और सोचे किस्मत खुल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अकेली किस्मत ही मेहनत मांगती है। तो यहाँ पे मगध सबसे ज्यादा लकी साबित हुआ कुछ कारणों से। ये कारण क्या था, पहला भौगोलिक कारण, इसकी किस्मत अच्छी थी, ये भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल इसकी लोकेशन बहुत पॉजिटिव थी। कैसा कह सकते हैं आप, क्योंकि जो ये इलाका है मगध, इसकी राजधानी जो इसने बनाई ना, वो राजगृह बनाई। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, पहले ना बेटा उस टाइम पर बहुत ज्यादा सेना फौज हथियार ये सब थे नहीं, इंसान उतना एडवांस थोड़ी ना था, ठीक है थे, लेकिन फिर युद्धों में खत्म नहीं हो गए थे। तो फिर क्या करें, राजगृह नेचुरली बड़ा सेफ था। कैसे, राजगृह के चारों तरफ पहाड़ियां थी। कैसी पहाड़ियां, देखें, ये मान लो राजधानी है, इसके चारों तरफ ऐसी ऐसी पहाड़ियां सी थी, पहाड़ियों से घिरा था। पहाड़ी से घिरने का क्या फायदा हुआ, कोई भी इस पे अटैक कैसे करेगा, आपको किसी के ऊपर अटैक करना है, को मारना है, तो आप सीधे रणभूमि में जाएंगे, वो घिरा ही हुआ है पहाड़ों से। तो सोचो किसी को अगर इसको मारना हो, इसको लूटना हो, तो पहले उसकी पूरी फौज पहाड़ पे चढ़ेगी। पहाड़ चढ़ना आसान होता है क्या, पहाड़ चढ़ना कितना मुश्किल काम है, और फिर वो उतरेगी, फिर वहां जाके लड़ेगी। तो इसलिए बहुत कम लड़ाइयां होती थी राजगृह के आसपास, क्योंकि ये नेचुरली सेफ था। मगध की राजधानी चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी थी, पहला पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, राजगृह पाटलिपुत्र, आगे जाके इसकी राजधानी बेटा बदलते हैं, जैसे राजधानी हमेशा एक नहीं चलती, राजधानी इसकी बहुत बार बदलेगी। राजगृह की मैंने खास बात आपको बता दी। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर क्या था, ये नेचुरली सेफ था, पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था, तो इसलिए इनकी राजधानी में ना कोई अटैक हुआ, ना ही इनको कोई डर लगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ के लोग है ना, वो थोड़े से ज्यादा समझदार थे, जैसे जनता को नॉलेज थी। जिस देश की जनता इंटेलिजेंट होती है ना बेटा, वहां फिर ग्रोथ ज्यादा होती है। अब इंडिया पिछड़ा हुआ क्यों है, क्योंकि यहाँ की जनता अंधविश्वासी है, बहुत सारी फालतू की चीजों में लोग लगे रहते हैं, और पूरे साल जिस चीज से उनका कोई मतलब नहीं है, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है ना, उन उस तरह के टाइम में मतलब अपना टाइम उन चीजों पे खराब करते रहते हैं। जबकि यहाँ के लोग ऐसे नहीं थे, यहाँ की जनता बड़ी समझदार थी। इन लोगों ने ना ज्यादा आर्यीकरण पर काम नहीं किया। आर्यीकरण क्या है, जिसमें आर्यों ने यज्ञ धर्म और ये सब चीजें बड़ी प्रमोट की थी ना,
जो वो लोहे के बाद वाले लोग। तो इन्होंने कहा यार ये दिखावट हम नहीं करेंगे, हम तो अपना बढ़िया जीवन जिएंगे हड़प्पा वालों जैसा, या फिर आर्यों के फर्स्ट फेज जैसा। ये ज्यादा आडंबर, दिखावट, पूजा अर्चना, मन में कुछ दिखाना कुछ, वो सब हम नहीं करेंगे। तो इनका आर्यीकरण सबसे लेट हुआ। इन्होंने ज्यादा यज्ञ बलि और इन सब पे विश्वास नहीं किया। इन्होंने कहा इंसान अगर मन से साफ है, अच्छे कर्म करता है, तो ईश्वर उसको कभी सजा देगा ही नहीं। लेकिन उस तरफ अगर देखें तो ब्राह्मणों ने वर्चस्व बना रखा था कि अगर तुमने यज्ञ नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे घर में ये हो जाएगा, तुम्हारे घर में ऐसा हो जाएगा, डरा रखा था। तो इन्होंने कहा भैया हम तुम्हारी बात नहीं मानते, हम दूर से हाथ जोड़ते हैं, तुम्हें जो करना करो, हम तो अपने विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो इनकी जनता इतनी होशियार थी, इनका आर्यीकरण इन्होंने होने नहीं दिया, ज्यादा दिखावट इन्होंने की ही नहीं। जनता भी होशियार है, नेचर ने भी इनका साथ दिया। इसके अलावा अब नेचर ने पहाड़ी के अलावा इनके आसपास ना बेटा बहुत बढ़िया बढ़िया नदियां थी, नदी का जल था। नदी के पानी का क्या फायदा, इस टाइम में किसी के घर में आरओ नहीं था। अगर आपके आसपास अच्छी नदी है, जैसे इनके पास सोन, पुनपुन, गंगा, ये वाली रिवर, भाई आज का बिहार मान लो ना, तो सोन, पुनपुन, गंगा, ये रिवर्स बहुत बढ़िया मीठा पानी लाती। इसका फायदा इनको मिला। जहां नदी का जल होगा वहां आबादी ज्यादा होगी, वहां खेती अच्छी होगी, वहां सारे काम अच्छे होंगे, वाटर लेवल हाई होगा। अब जहां पानी ना हो, सूखा हो, इमेजिन करो लोग कैसे बसेंगे, क्या वहां बहुत बसावट हो पाएगी, कभी भी नहीं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेचर ने इनका साथ दिया, इनकी कैपिटल को सेफ रखा। नेचर ने साथ दिया, मीठे पानी की नदियां थी। इंसान भी समझदार था, अपना अधिकरण नहीं होने दिया। यहाँ के लोगों को ना बड़ी अकल थी, किस चीज की, इनको कृषि पंचांग की भी नॉलेज थी। किस टाइम पे क्या बोया जाना चाहिए, पंचांग। पंचांग बेटा कैलेंडर टाइप होता है। जैसे अभी एग्जाम्पल देखते हैं, अभी इंडिया के जो नॉर्थ इंडिया है, इसमें मैक्सिमम गांव में जहाँ खेत हैं वहां पे इस टाइम पे एक फसल लगभग कट के तैयार हो गई और कुछ कटनी बाकी है। यानी एक फसल इस टाइम पे कटाई पे है। कौन सी फसल है वो हर किसी को पता होगा, ये क्लास में ले रही हूँ अक्टूबर में। तो इसका मतलब ये फसल कौन सी है, धान की फसल। बहुत सारे खेतों में पक गई है, बहुत सारे खेतों में काट दी गई है। ये कटने का टाइम है इसका, पूरा अक्टूबर आप देखेंगे जगह 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 धान जो है काटे जाएंगे। फिर इसी धान की पराली से वो पोल्यूशन फैलता है जब जला देते हैं। हर बार आपको याद है दिवाली पे पोल्यूशन होता है, तो दिवाली पे ही क्यों होता है, क्योंकि दिवाली के आसपास ही, दशहरे दिवाली के आसपास ही धान पक के कटता है। और जब वो कटता है तो जो खेत में एक्स्ट्रा चीजें बच जाती हैं, किसान उसमें आग लगा देता है। उस आग लगाने के चक्कर में वो पूरे में फिर वो पराली वराली जलती है, तो वो पूरा फिर उस टाइम पे देखो हवा थोड़ी ठंडी होने लगती है। आजकल आप देखो रात का टाइम ठंडा, ठंडक क्या करती है, अगर गर्मी होती है ना तो चीजें ऊपर उड़ जाती हैं, लेकिन ठंडक क्या करती है, वो जो ऊपर उड़ा था धुआं जाता, उसको ठंडक के कारण वो यहीं रह जाता है, तो वो स्मॉग टाइप बन जाता है, स्मोक प्लस पोल्यूशन। और फिर देखो दिवाली के आसपास आंखों में जलन, धुआं और इस तरह की दिक्कतें। इसके पीछे यही लॉजिक है। इन लोगों को कृषि पंचांग की अलग थी, अकल थी, और इसके अलावा इनको ये पता था धान कब बोना है, गेहूं कब बोना है, और जौ कब अच्छी होगी। ये सब्जियों की नॉलेज भी रखते थे, मूंग की दाल कब लगानी है, उड़द की दाल कब लगानी है, सारी नॉलेज थी इन लोगों को। तो कृषि पंचांग की समझ होने का फायदा क्या हुआ, इनके प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था। जैसे किसी के खेत में अगर मान लो नॉलेज ना हो, इस टाइम पे कोई धान लगाएगा तो होंगे ही नहीं। अगर कोई उत्तर भारत में इस टाइम पे धान लगाएगा तो जीरो प्रोडक्शन निकलेगी उसकी, उसका बीज वेस्ट जाएगा। लेकिन कोई इस टाइम आज से 1 महीने बाद अगर कोई गेहूं लगाएगा तो फिर वो बढ़िया कमा लेगा खेत में से, कारण गेहूं के लगाने का समय है वो। तो पहले इंसान को ये अकल थोड़ी थी। आज तो तुम्हें पता है, बचपन से याद कराते हैं रबी खरीफ जैद, रबी खरीफ जैद, इसमें इतना टेम्परेचर चाहिए, इतना पानी चाहिए, सबको तो पता है। ये पार्ट ऑफ स्कूलिंग है हमारी। लेकिन उस टाइम पे तो कोई स्कूलिंग नहीं थी, इंसान पता नहीं कहाँ कहाँ जंगलों में घूमता था। तब ये पता होना कि किस टाइम पे खेती करनी है, किस टाइम पे कौन से फल लगेगा। जैसे अब की बात करें, अब आलू बोने का समय है, इस टाइम पे अब मूली, गाजर, बथुआ, पालक और ये सब चीजें खेतों में लगाई जाएंगी, शलगम। क्योंकि आगे जाके आप देखो 1 महीने बाद यही तो फसल आएगी। अब 1 महीने बाद जब नवंबर आ जाएगा तो नवंबर में क्या आएगा, नवंबर में मूली आएगी, गाजर आएगी, बथुआ आएगा, पालक आएगा। तो अब लगाया जा रहा है ना, हमें पता है। इसलिए इंडिया के किसानों ने अपने खेत खाली करके अपने तैयार कर लिए। किस चीज से खाली कर दिए, धान से। अब धान से खाली करके और बहुत सारे लोग अपने खेतों में ये लगाएंगे, तो ये खूब बिकेगा, फिर अच्छी कीमत अगर मिलती है तो और क्या चाहिए। इस टाइम पे इतनी अकल थी लोगों को, मगध के लोगों को, तो ये खूब प्रोडक्शन लेते थे उसी जंगल में से, उसी खेत में से। ये भर भर के बोरियां ला रहे हैं, साइड वाले महाजनपद वाले खाली बैठे हैं क्योंकि गलत फसल लगा रहे हैं, समझ ही नहीं थी। ठीक है। इसके अलावा देखो कितने इंटेलिजेंट थे इन लोगों को। उस टाइम में धान की रोपण कृषि पता थी। रोपण समझते हो, जिसमें धान को सीधे खेत में नहीं लगाते चावल को,
धान की प्योद तैयार की जाती है। धान को पहले छोटा छोटा, चावल का जो पैडी जिसको बोलते हैं, पैडी और राइस दो चीजें होती हैं। पैडी का मतलब होता है धान, जब चावल अपने कवर के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं पैडी, और जब वो बाहर निकल जाता है तो उसे कहते हैं राइस यानी चावल। चावल डायरेक्ट किसी खेत में पैदा नहीं होता, चावल धान के रूप में ही खेत में लगता है। उस धान की ही फसल को काटते हैं, फिर उस धान को निकाल लेते हैं। जैसे गेहूं होता है ऐसा सही तो होता है, ये झाड़ झाड़ के धान निकल जाएंगे, ये आजकल तो बहुत सारे साइंटिफिक तरीके हैं। फिर उस धान को ही निकाल के चावल निकलवाए जाते हैं धान से। तो राइस ऐसा नहीं कि खेत में से राइस लेके आते हैं, खेत में से आप क्या लेके आते हैं, धान। फिर धान भर लेते हैं लोग अपने घरों में, फिर उस धान को टाइम टू टाइम निकलवा के आते हैं। धान निकालने की मशीन होती है जिसमें चावल निकलते हैं, ठीक है। तो इतनी अकल होना कि धान डायरेक्ट नहीं डालना मिट्टी में, धान की प्योद तैयार होगी, ऐसे छोटा सा एक एरिया, उसमें ग्रीन 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 छोटे छोटे पौधे, फिर वहां से निकाल के उस प्योद को, और फिर खेत तैयार करके, पहले खेत की मिट्टी को खूब बढ़िया तरह से तैयार करेंगे, फिर उसमें पानी भरेंगे। खेत में कम से कम इतना इतना पानी भरा हो ताकि वो प्योद, जो इतनी प्योद है ना, इतनी, वो उसके अंदर डूब जाए, उसकी जड़। ऐसा ना हो कि खाली खेत में आपने मिट्टी में लगा दिया तो चलेंगे ही नहीं। धान का पौधा सिर्फ तब चलता है जब खड़ा हुआ पानी हो, और धान की फसल को अच्छा पानी चाहिए, इसीलिए ये सूखे इलाकों में होनी मुश्किल है, क्योंकि इसमें लगातार पानी सूखा नहीं होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। अगर धान के खेत में पानी सूख गया तो दरार पड़ जाएगी, सारा धान बर्बाद हो जाएगा। गेहूं को इतना पानी नहीं चाहिए, लेकिन इसको बहुत पानी चाहिए। इसको और चाय को, इन दोनों को पानी ज्यादा चाहिए, लेकिन फर्क है। चाय में पानी रुका हुआ है तो चाय गल जाएगी। चाय का जो वो होता है ना, छोटे छोटे से पौधे टाइप के, झाड़ियां सी, उनमें पानी चाहिए ढलान पर, यानी बारिश लगातार होती रहे। तो इसलिए देखो, चाय हमेशा ऐसे एरिया में होती है जहां लगातार बारिश होती रहती है। सबसे बढ़िया चाय या तो आपको केरला कर्नाटक में मिलेगी, या नॉर्थ ईस्ट के असम साइड में जहां खूब बारिश होती है और लगातार। जबकि चावल आपको मिलेगा वहां जहां पानी खड़ा रह सकता है। साउथ में भी चावल है, लेकिन अगर कहें कि हरियाणा पंजाब, तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का चावल, बासमती चावल, ठीक है। तो धान की रोपण कृषि की अकल, धान को किस तरीके से डायरेक्ट नहीं बोना है, ऐसे पौधे लगा के तैयार खेत में लगाने, ये भी समझ थी। और कुछ लोग कहते हैं कि इसी कारण से धान के ज्यादा कंजम्पशन के कारण इनकी जनसंख्या भी ज्यादा थी। आज भी आप देखो, बिहार से कुछ बच्चे जो जुड़े होंगे, बिहार में चावल फेवरेट है। अगर ऑप्शन हो चावल और रोटी में से क्या खाओगे, तो चावल पहली प्रेफरेंस है। मेरी खुद की पसंद भी पहली प्रायोरिटी पर चावल है। तो बहुत लोग, जैसे हम छोटे थे, हम चावल ज्यादा खाते थे। मैं, क्योंकि मेरे घर वाले, मतलब मेरी मम्मी पापा और हम सिस्टर्स, कारण मेरे फादर एयरफोर्स में थे, ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो अब ट्रांसफरेबल जॉब में क्या होता है, आदमी भैया फौज में है तो 3 टाइम खाने का कल्चर उसके घर डेवलप होता है। तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम रोटी कैसे खाए, तो सुबह पराठे खा लेते, दोपहर में चावल, रात में रोटी, तो नॉर्मल लगता था। तीनों टाइम रोटी कैसे खाई जाएगी, तो इसलिए चावल। तो बहुत सारे लोग बस हम आके अपने दादा दादी के पास रहते रुकते, तो कहते थे तुम क्या बिहार के हो, तुम इतना चावल खाते हो। यानी गांव के अनपढ़ लोगों को भी पता था कि बिहार का आदमी चावल ज्यादा खाता है, कारण वहीं ये पाटलिपुत्र, पटना, जिसको तुम मगध कह रहे हो, ये बिहार ही तो है। तो बिहार के लोगों को इतनी बुद्धि थी कि किस टाइम पर कौन सी खेती करनी है, वो उस टाइम पर रोपण कृषि करते थे, पौधे तैयार करके तैयार खेत में उनको लगाते थे, और इनकी जनसंख्या बहुत बढ़िया थी, ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे। अब देखो, नेचर आपको क्या दे सकता है, नेचर आपको नदी दे सकता है, इनको दे रखी थी, सोन, पुनपुन, गंडक, गंगा, सभी की थी। नेचर आपको पहाड़ियां दे सकता है सेफ्टी के लिए, इनकी पहाड़ियां, राजगृह इनकी राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। नेचर आपको क्या दे सकता है, नदी और पहाड़ ना दे दिए। उसके बाद आपने क्या किया, इन लोगों ने नॉलेज हासिल की, किस टाइम पे क्या फसल लगानी है, कृषि पंचांग इनको आता था। इनको ये पता था कि धान डायरेक्ट नहीं लगाना, चावल, धान की पहले प्योद तैयार होगी, खेत तैयार होगा, फिर उसमें धान लगेगा। यानी इनको नॉलेज ज्यादा थी, उसी नॉलेज के दम पे इनकी खेती बढ़िया थी, और इनकी किस्मत अच्छी थी। यहाँ के राजाओं को जो सलाहकार मिले वो बड़े इंटेलिजेंट थे। अब जैसे दुर्योधन की बदकिस्मती थी कि उसका सलाहकार कौन था, शकुनी। शकुनी ने हमेशा गलत सलाह दी। शकुनी ने अपनी पूरी बहन का पूरा खानदान परिवार सब खत्म कैसे किया, गलत सलाह दे देकर। तो इनके सलाहकार बड़े इंटेलिजेंट थे, ये इनकी किस्मत। इन्होंने अच्छे लोगों को आगे बढ़ाया, जिनमें से 1-2 के मैं नाम अगर बताऊं, तो एक था सुनिधि, एक का नाम था दीर्घचारण, दीर्घचारण, और एक का नाम था वस्यकार। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंट, चतुर, चालाक, शातिर, तेज दिमाग।
बेटा पॉलिटिक्स ना सीधे शरीफ सच्चे लोगों का काम बिल्कुल भी नहीं है। और ये आज से नहीं, पहले भी ऐसा ही था। सीधे शरीफ सच्चे कभी आपने राजा देखे ही नहीं। राजा जो बनता था ना वो ऑलरेडी बहुत चालाक चतुर था, क्योंकि बेटा राजा को टिकने नहीं देंगे अगर बहुत शरीफ होगा। बहुत सीधा आदमी तो राजा बन ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो कैसे कहेगा किसी को कि इसको मार दो या ऐसा कर दो। जो बहुत काइंड हार्टेड है वो भी राजपाट नहीं संभाल पाएगा। राजपाट संभाल पाएगा चतुर चालाक शातिर, जो समझता हो कि अब मुझे क्या मूव लेना है। तो उसमें कहीं ना कहीं सब तरह के तिकड़म भिड़ाने पड़ते हैं बेटा। राजा बहुत काइंड हार्टेड, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, तो दूसरा कोई मार देगा उसको। अगर उसको चाहिए ना कि मुझे राज करना है, तो उसके पास ताकतवर तेज दिमाग आदमी होने चाहिए। ये तीनों तेज दिमाग थे, सुनिधि, दीर्घचारण और वस्यकार। ये बाप और बेटे, जब मैं आगे नाम पढ़ाऊंगी उनके, मगध में उनके टाइम पर थे। और इन लोगों ने मगध को बहुत 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 ज्यादा डेवलप करने में एक बेस का काम किया था। तो अच्छे सलाहकार होना, ये मगध की खुशकिस्मती है। मगध के पास सारे पॉइंट्स पॉजिटिव थे। मगध के पास जंगल, अगर लोकेशन की बात कर रहे हैं तो जंगल भी ज्यादा। अब देखो, जंगल ज्यादा, नदी का पानी, मीठा पानी, और पहाड़, सेफ्टी सिक्योरिटी। एक तरफ से याद कर लो, अलग 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 में समझाया है लेकिन अपनी बुद्धि में बैठाने के लिए याद करो। जंगल ज्यादा, तो जंगल से क्या फायदा? बहुत फायदा। जंगल से ही तो उस टाइम पे अमीरी निकलने लग गई थी। भैया जंगल जिसके पास होंगे उसके पास लकड़ी होगी, और लकड़ी होगी तो रथ ज्यादा बना पाएगा। लकड़ी होगी तो घरों में दरवाजे खिड़की बन पाएंगे। लकड़ी के तो बहुत काम काज है ना बेटा, अपने घर में देख लो लकड़ी का कितना काम है। तुम्हारे जहाँ घेर, प्लॉट, मकान, दुकान जो भी है, लकड़ी का हर जगह काम है। बाथरूम में देख, इसमें अपना क्या बोलते हैं इसको, मार्केट में देखें तो लकड़ी चाहिए भाई, कि जिसपे फट्टे पे आदमी रख के अपना सामान बेचेगा उसको भी लकड़ी चाहिए। लकड़ी बहुत यूजफुल थी बेटा। इसके पास लकड़ी थी। किसकी बात हो रही है? ये मगध की। बेसिकली जंगल था, जंगल से लकड़ी मिलती थी, यहीं से शहद मिल जाता था। ठीक है। इसके अलावा जंगल से इसको नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करें, इन जंगलों में बहुत सारी जगह पर इसको ढकी हुई दबी हुई खदान भी मिल जाती थी, कि ऊपर पेड़ 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 है, थोड़ा खोदा देखा, ओहो लोह खदान निकल आई पूरी। इसी के आसपास ही तो आज की जो प्लेट्यू एरिया है, वो बिहार झारखंड ये बेल्ट ही तो है, तो उस टाइम भी थी। इसके अलावा जंगल में के आसपास के एरिया में जब इन्होंने हटाई ना चीजें, तो यहाँ बड़ी मात्रा में लोहा मिला। लोहे से क्या फायदा हुआ? लोहे से इन्होंने हथियार बना लिए, भाले बना लिए, और घोड़े पे बैठने के लिए काठी, जिसपे पैर नहीं लगाते, आपने देखा हो घोड़े पे बैठते हैं तो अपने पैरों को सेट कर लेते हैं, नहीं तो पैर आप कैसे हिलते जाएंगे। तो जिसमें पैर लगाते हैं, ध्यान से देखना, वो लोहे का बना होता है। तो उन्होंने लोहे का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया, बढ़िया हथियार बनाए, सेना ताकतवर बना ली। इसके अलावा लोहे से अपने जैसे रथ के पहिए में जो चीजें लगती होंगी, कुछ जो कसने वसने के काम आते होंगे, वो भी लोहे का इस्तेमाल करते होंगे। तो लोहे से इसने रणभूमि के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, बेसिकली लड़ाई झगड़े के लिए। ठीक है। इसके अलावा खान पान हो गया, लकड़ी हो गई, खदान हो गई। जो इससे और चीजें अगर देखें जंगल में, तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज मिली, हाथी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। गज, इस गज से इतना फायदा हुआ कि इन्होंने अपनी गज सेना बना ली। पहले एक हाथी, जंगल काट के अंदर जा रहे थे ना, तो देखा रे हाथियों का झुंड है, इन्होंने हाथियों पे कंट्रोल करके उनको टेम किया, उनको पालतू बनाया हाथियों को। सोचो कितने समझदार और चालाक थे। और फिर अपनी हाथियों की पूरी फौज तैयार कर ली। हाथी की जो सेना होगी ना, गज सेना, वो सब पे भारी है। उसके सामने पैदल नहीं टिकेगा, उसके सामने रथ भी नहीं टिकेगा, उसके सामने घोड़े भी नहीं टिकेंगे। एक हाथी अगर घोड़े के सामने आए तो घोड़े की क्या ही बिसात है। हाथी कितना ताकतवर है, तगड़ा जानवर है। खाने में क्या खाता है? हरी घास, नॉनवेज तो खाता ही नहीं। खर्चा कम, ताकत ज्यादा हाथी के साथ। इनको बहुत सारे जंगल में हाथी हाथी मिल गए, ये उन सबको पकड़ लाए और इन्होंने अपनी गज सेना बना ली। ये सब मगध के साथ हो रहा है। कुछ नेचर कर रहा है, कुछ ये खुद समझदार है। ये देखो, जैसे जंगल नेचर ने दिया, इसने नहीं बनाया जंगल, लेकिन उस जंगल में जाके लकड़ी काटना, शहद लेके आना अपने कंजम्पशन के लिए, और वहां से हाथियों को पकड़ लाना, वहां पे खदान ढूंढ लेना, तो इसकी बुद्धि भी तो लग रही है ना। ऐसी तो बहुत सारे लोगों को मिला था जंगल। अवंती का एग्जाम्पल लो, अवंती को भी सेम चीज मिली, लेकिन अवंती ने तो काम नहीं किया। तो ये मत मानो कि इसकी किस्मत किस्मत तेज थी, किस्मत प्लस इसने कर्म भी किया। इसने सब लोगों से सलाह ली, वस्यकार से, सुनिधि से, दीर्घचारण से, क्या करूं क्या करूं, कैसे बेहतर बनाऊं, कैसे काम करूं। तो ये समझदार थे मगध वाले। इसके बाद इस जंगल का इस्तेमाल इसने किया इन सब चीजों के लिए, प्लस बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी होते हैं बेटा। एरिया भी तो बढ़ गया, जंगल साफ करने से इसका एरिया बढ़ा। एरिया बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी खेती बढ़ी, तो कहीं ना कहीं कृषि में भी फायदा हुआ जंगल साफ करने से। जंगल से खेती, जंगल से हाथी, जंगल से लोहा, जंगल से खदान, जंगल से लकड़ी और शहद, ये सब देखा जाए तो अमीर बनाने के लिए जरूरी थे। हाथी ज्यादा है तो आप अमीर राजा हैं, बड़े राजा हैं। आपके पास खाने पीने का भंडार है, खूब अच्छी खेती है, तो आप बड़े राजा हैं। आपके पास बढ़िया लोहा है, खदान
धन है, आपके पास हथियार है, तो आप बड़े राजा हैं। यानी किस्मत भी काम कर रही थी, प्लस मगध के राजा भी इंटेलिजेंट थे। ठीक है, पहला कारण। तो इसको भौगोलिक कारण मान लेते हैं। इसी में मैंने आपको ऐड करके बता दिया राजाओं का क्या था। राजा समझदार थे, अच्छे सलाहकार रखे, सलाहकार अच्छे होंगे। अब आपका कोई दोस्त आपको सलाह देता हो कि सिगरेट पी लेते हैं, चल भाई पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, तो आप सोच लो क्या भविष्य है। एक कहे कि यार सबसे इंपॉर्टेंट है अपने माँ बाप को सुख देना, और नौकरी करनी पड़ेगी भैया, हमारे पास बैक नहीं है ना, हमारे बाप के पास इतना पैसा कि हम बिजनेस कर पाए, चलो यार पढ़ते हैं, 6 6 घंटे दोनों पढ़ेंगे बैठ के बिना बात किए, ना कोई फोन उठाएगा ना कुछ, तू मुझसे पूछियो मैं तुझसे पूछूंगा, 6 6 घंटे लगातार पढ़ेंगे। ये भी एक दोस्त है। तो जैसे आपके दोस्त होंगे, जैसे आपके सलाहकार, आपकी जिंदगी वैसे ही मोड़ ले लेगी। इसलिए सलाहकार और दोस्त हमेशा सोच समझ कर बनाने चाहिए। ये मगध के पॉजिटिव पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है। तो मगध में ये सब पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं क्या कुछ है, ताकि तुम लोग थोड़ा थोड़ा समझने भी लगो। सबसे पहले तो बेटा 16 महाजनपद याद कर लेना। कैसे? राजधानी आ जाएगी किसी एक की, कुछ नहीं है, रट्टा मत मारना, बस ध्यान से पढ़ना 2 3 बार। महाजनपद का नाम, राजधानी का नाम, मैं भी पढ़ा के दिखाऊंगी। पूर्व मौर्य काल, अब हमारा एक तीसरा टॉपिक शुरू हो गया। पूर्व मौर्य काल यानी अभी मौर्य नहीं आए, इंडिया के पहले राजा नहीं आए, उनसे पहले। तो पहला हमारा था हड़प्पा, दूसरा था वैदिक काल, तीसरा है पूर्व मौर्य काल, इसके बाद मौर्य काल आएगा। तो पूर्व मौर्य काल, प्री मौर्यन पीरियड, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यहां तक का तो इतिहास था ही लोहे वालों का, था ना वो 1000 से 600। इसका मतलब हम कंटिन्यूएशन में है। का एक छोटा सा राज्य था मगध, पहले छुटकू था, लेकिन फिर जंगल, लकड़ी, हाथी, शहर, व्यापार, सब चीजों से बड़ा बनेगा। छोटा सा राज्य मगध अपनी भौगोलिक स्थिति, मैंने आपको स्थिति क्या बताई, किससे घिरा हुआ था, 5 पहाड़ियों से इसकी राजधानी राजगृह, और नदी बहती थी यहाँ 2 3। तो इनको न पानी की दिक्कत, न सिक्योरिटी की दिक्कत, सब नेचर ने दिया। तो छोटा सा राज्य मगध अपनी भौगोलिक स्थिति और योग्य और महत्वाकांक्षी शासक। अब शासक जिससे सलाह ले रहे हैं वो इंटेलिजेंट है। कौन कौन? वस्यकार, सुनिधि, दीर्घचारण, तो शासक इंटेलिजेंट है, तो शासक आगे बढ़ेंगे। तो योग्य भी थे और महत्वाकांक्षी। अब जैसे तुम लोग हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन तुम में से कुछ लोग होंगे बेटा योग्य, वो महत्वाकांक्षी नहीं होंगे, वैसे लायक हैं। किसी ने कहा ही नहीं कि जिंदगी आगे बढ़िया बना ले, वैसे लायक हैं, जो पढ़ा वो याद हो गया, पर महत्वाकांक्षा नहीं है आगे बढ़ने की। कुछ लोग होंगे तुम में से महत्वाकांक्षी, यार जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है, पर योग्यता नहीं है। दोनों का कॉम्बिनेशन जिसके पास है ना, 100% नौकरी उसकी है। आप में योग्यता पैदा की जा सकती है, सीखी जा सकती है, पढ़ाई की जा सकती है। महत्वाकांक्षा भी बेटा पैदा की जाती है। महत्वाकांक्षा अमूमन कहाँ से आती है? हम जिस माहौल में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स को देखकर, अगर उनके अंदर है वो इस तरह की बातें करते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, प्रॉब्लम आए तो कोई बात नहीं, फेस करो, आगे बढ़ो, और एक बार फेल हो गए कोई बात नहीं, ऐसे ही यार दोस्त है, ऐसे ही सर्कल है, तो आप अपने आप महत्वाकांक्षी बन गए। एक ये हो कि छोड़ यार जिंदगी के मजे लो, आओ सिगरेट पियेंगे या आओ ड्रग्स लेंगे, तो भैया वैसे ही बन जाओगे। बहुत फर्क पड़ता है आपके संगी साथी का। आपकी विल पावर इतनी हो कि आप गंदगी से दूर हट सकें। इस टाइम के शासक बड़े योग्य थे, इनके पास बिगड़ने के 100 साधन थे, लेकिन ये बिगड़े नहीं बेटा। तो महत्वाकांक्षी शासकों के कारण एक शक्तिशाली राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। राजाओं ने इसको बना दिया इतना बड़ा। ये था तो छोटा सा, लेकिन राजाओं की सोच ने, समझ ने, क्योंकि मौर्य, चाणक्य तो भैया धुरंधर थे ना अपने फील्ड के, चाणक्य ने बना दिया बेसिकली मगध को इतना ताकतवर। आगे जाके उससे पहले जो बना वो नेचुरल था, ठीक है। मगध साम्राज्य के विकास के कारण, यही तो मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं, क्यों डेवलप हुआ मगध। तो फर्स्ट देखना, लोहे की खान। भैया जहां लोहा होगा वहां जिंदगी आसान होगी, क्योंकि लोहे को निकाल के ही तो ये लोग कुल्हाड़ी बनाएंगे जंगल साफ करने की। लोहे से ही तो इनके हथियार भाले बनेंगे, इनकी सेना की ताकत दिखेगी। लोहा हर जगह इस्तेमाल होगा। किसी भी चीज को रफ टफ बनाना है, चाहे राजा का महल है, चाहे घर है, लोहा। आपके घर में भी तो लगा हुआ है, आप खुद देखो आपके घर में कहाँ कहाँ लोहा है। तो ऐसे ही, तो पहला पॉजिटिव पॉइंट, लोहे की खदान थी यहाँ, पॉजिटिव। दूसरा, कृषि में नवीन तकनीक। नई तकनीक क्या? ये खेती कैसे करते थे? चावल फेंकते थे? नहीं, ये प्योद तैयार करते थे धान की, और उसको फिर ले जाके खेतों में लगाते थे। तो बड़े समझदार थे, नई नई पद्धतियां थी इनके पास। प्राकृतिक सुरक्षा, नेचर ने इनको सेव कर रखा था। कैसे? नेचर ने इनके आसपास नदियां, नेचर ने इनके आसपास पहाड़, ये तो नेचुरल था। जैसे जिसकी इच्छा अच्छी हो उसकी मेहनत भी भगवान जो है ना आगे बढ़ा देता है। तो इनकी किस्मत देखो, प्राकृतिक, नेचुरल, सिक्योर थे ये पहाड़ियों के कारण, और सब कुछ था इनके पास। लोगों का अरूढ़िवादी होना। रूढ़िवादी कौन? अरे ये मर गया, अब मुझे इसके लिए इतनी गाय दान देनी पड़ेगी, अरे मुझसे ये पाप हो गया, अब मुझे ये करना पड़ेगा। रूढ़िवादी, चीजों को ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। ब्राह्मणों ने सिखा दिया था वो। 1000 ईसा पूर्व के आसपास ब्राह्मणों ने वर्चस्व हासिल किया ना, यज्ञ कराओ, पाठ कराओ, दान दो, ये सब। तो यहाँ के लोगों ने कहा भाई हम तो दूर से हाथ जोड़ते हैं, हमारे आसपास मत बताना। कोई मर जाएगा तो उसको दफना देंगे, या जो भी हमें करना है, हम ये तुम्हारे 100 गायों को दान करना, 100 ब्राह्मणों को भोज कराना, हमारे बस की बिल्कुल नहीं है। जिसका जो होता हो वो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
इसे कहते हैं रूढ़िवादी नहीं थे ये। तो इनका आर्यीकरण सबसे कम हुआ था। देखो, अरूढ़िवादी होना, ये रूढ़िवादी नहीं, ये नहीं मानते थे कि यज्ञ नहीं किया तो ऐसे, ये कहते ठीक है भैया देख लेंगे। और किसी के मरने के बाद कोई आसमान में जाता है ना, स्वर्ग में, तो उसके यज्ञ वज्ञ में क्यों खर्चे कर रहे हो। ये इस तरह के लोग थे, रूढ़िवादी नहीं थे ये, तभी डेवलप हुए। जंगलों की उपलब्धता से, अब जंगल से क्या मिला, लकड़ी और कोयला। तो कोयले ने जिंदगी आसान बनाई, लकड़ी ने भी जिंदगी आसान बनाई। ये सब नेचर दे रहा है, कुछ ये खुद होशियार है, कुछ नेचर। गंगा नदी तक आसान पहुंच, अब याद करो, वैदिक काल वालों ने तो गंगा का नाम एक ही बार लिया था, उनको तो पता ही नहीं था, आर्यों को तो पता ही नहीं था। लेकिन अब गंगा तक आसान पहुंच हो गई, अब ये ट्रेवल करेंगे। गंगा घाटी के उपजाऊ मैदानी क्षेत्र में, अब मैदान में खेती करेंगे। तो हो गया ना सब कुछ पॉजिटिव। देखा, कहा तो इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने जंगल खोजा, जंगल से लकड़ी काटी, जमीन निकल आई, खेती की बढ़िया, खदान निकल आई, भाले और गदा और ये सब बना लिया। राजधानी नेचर भगवान ने कि 5 पहाड़ियों के बीच में ये है, इसको बना लो, नदियां बहती हैं यहाँ आ जाओ। तो सब कुछ पॉजिटिव था, इसीलिए ये आगे बढ़ गया। 6 पॉइंट है इनके मेन। लोहा, खेती में नई तकनीक, वो जो रोपण कृषि, और नेचुरल बाउंड्री, वो 5 पहाड़ियों वाली। लोग इनके ज्यादा बेवकूफ नहीं थे, दिखावट नहीं करते, अरूढ़िवादी, रूढ़िवादी नहीं थे, अरूढ़िवादी थे, ये पुरानी चीजों को मानते नहीं थे। इसके अलावा जंगल और नदी, तो जंगल, नदी, लोहा, लोग समझदार थे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस कारण इनकी डेवलपमेंट ज्यादा हुई। ठीक है। भारतीय इतिहास में युद्ध में हाथियों का सबसे पहला प्रयोग मगध ने किया, क्योंकि इससे पहले हाथी थे ही नहीं। हाथी कहीं यूं तो है नहीं कि वैसे ही घूमते होंगे, हाथी जंगल में रहते होंगे। जंगल अगर देखें बढ़िया वाला, तो 1000 के बाद कटना शुरू हुआ, क्योंकि 1000 में लोहा मिला, लोहे से कुल्हाड़ी, फिर कुल्हाड़ी से काटे। ज्यादा अंदर नहीं गए, ये लोग थे जो अंदर तक गए, जंगलों तक, और जंगलों में से हाथी जैसा बड़ा जानवर इन्होंने सोचो टेम कर लिया, पालतू बना लिया। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये। तो इतिहास में युद्ध में पहली बार हाथियों का जो यूज किया ना, वो मगध ने किया। बिहार की बेल्ट ने सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किया था लड़ाई में। वर्ल्ड लेवल में तो हाथी पता भी नहीं था बेटा दुनिया को। मगध के प्रमुख राजवंश, अभी राजवंश नहीं पढ़ा रही हूँ, राजवंश पहले समझाऊंगी फिर पढ़ाऊंगी। ठीक है बेटा, बस बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे ना बेटा 3 राजवंश मेन है, एक हरियंक वंश, एक शिशुनाग वंश और एक नंद वंश। इन वंश में अलग अलग राजा है, मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी के बारे में। जैसे हरियंक वंश है, उस घराने में ना, राजघराने में एक खास बात देखी गई, हर एक ने अपने पिताजी का मर्डर कर दिया, तो कुछ लोगों ने नाम दिया पितृहंता वंश की। ये तो पिता के हत्यारों का वंश है। नाम था हरियंक वंश, लेकिन पितृहंता वंश बन गए, पिता की हत्या करने वाले। 3 थे और तीनों ने अपने अपने पिताजी को मार डाला। आगे तक भी बहुत लोगों ने मारा। इसके बाद फिर है शिशुनाग वंश। शिशुनाग में 2 ही राजा आए और दोनों ने काम किया। उसके बाद नंद वंश है, नंद वंश को प्रॉपर्टी बनी बनाई मिल गई, क्योंकि पहले से हरियंक वंश ने और शिशुनाग ने बना रखा था। नंद वंश का महानंदन था, फिर महापद नंदन, फिर धनानंद। लास्ट तक आते आते प्रॉपर्टी इतनी थी, इतना पैसा था कि कुछ बिना किए भी आपका घर भरा रहेगा, महल राजकोष भरा रहेगा। इसी बात के कारण धनानंद ने मेहनत नहीं की, शराब पीता पड़ा रहता, शराब पीता पड़ा रहता। फिर उसकी टक्कर हुई, मतलब उसको चैलेंज किया था आके वो ग्रेट टीचर ने, जिनका नाम था चाणक्य। पर ये इतना बेवकूफ था, इतना जाहिल था, इसने उनकी भी बेइज्जती की, लात मार के उनको गिरा दिया भरी सभा में। और उनका जो ब्राह्मण थे, चोटी धारण करते थे, गुरु थे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला में, तब इसने उनकी बेइज्जती करके उनको निकाला। उन्होंने कहा था समूल तेरा नाश करूंगा, यानी तुझे, ब्राह्मण का वचन है, तेरा समूल मतलब तेरा वंश का भी नाश कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। कुछ सालों में उन्होंने एक लड़का तैयार किया, उसको लेकर आए और उसी से फिर इसकी मौत हुई। ठीक है, तो ये सारे मैं पढ़ाऊंगी आपको, इन सबके क्या क्या मतलब है। फिर महाजनपद काल, जो मैंने अभी आपको बताया महाजनपद, मैं आज सिर्फ ये 16 नाम पढ़ देती हूँ ताकि आपको ये कल थोड़े आसान से दिखे। देखो यहाँ तक है 16। ठीक है, कुछ नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं करनी है। मैंने अभी आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड बना के दिया है, राजाओं की, खानदानों की बात कल से पढ़ेंगे। देखें जरा, महाजनपद, क्रम का मतलब क्रम संख्या, नंबरिंग जिसको बोलते हैं, 1 2 3 4, ये महाजनपद है और ये इनकी राजधानी है। हर राजा की एक राजधानी होती थी ना, तो इसलिए हर राजा महाजनपद में बैठता था, महाजनपद की एक राजधानी मिलेगी। अब देखें जरा, सबसे पहला है अंग। याद करो, अंग नरेश। दुर्योधन ने जब उसके दोस्त का मजाक उड़ाया था कि ये कौन सा राजा है, इसके, ये कहाँ का राजा है भाई, इसके पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर क्या कहा था दुर्योधन ने कि अंग का हिस्सा मेरे दोस्त का है, और आज के बाद कोई इसको सूत पुत्र कर्ण नहीं बोलेगा, इसको अंग नरेश कर्ण बोलोगे, क्योंकि अंग एक छोटा सा एरिया था। तो अंग, बाद में अंग नरेश कर्ण, ये पुरानी बातें हो रही हैं। अब हम महाजनपद में हैं, इसकी राजधानी का नाम है चंपा। ऐसा लग रहा है ना, नाम हो, अंगद भी किसी का नाम हो सकता है, चंपा भी। तो अंग की राजधानी क्या थी, चंपा, अंग चंपा। नेक्स्ट देखिए मगध, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, सबसे ज्यादा पावरफुल, जिसने बड़ी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, गिरि व्रज। गिरी का मतलब पहाड़, पहाड़ों से घिरी राजधानी गिरी व्रज, गिरी
5 पहाड़ बना के दिखाया था ना, वही राजधानी। आगे जाके राजधानी बनी पाटलिपुत्र, इसी को तुम आज पटना कहते हो। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। सारे बिहार के बड़े बड़े लोग वहीं रहते हैं ना, तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। उससे पहले राजधानी थी पहाड़ों के नाम पर, राजगृह या गिरि वज्र। गिरी, गिरी मतलब पहाड़ियां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है बेटा। अगला है वज्जी, मगध के ऊपर था वज्जी, तो व से वज्जी, व से वैशाली और विदेह, विदेह और मिथिला। ये क्या लॉजिक था? ये बेटा उत्तर और दक्षिण की बांट देते थे कई बार कि भाई हमारी 2 राजधानी है। और ना वज्जी की खास बात है, यहाँ एक राजधानी था, 8 अलग अलग राजा थे, तो राजधानियां भी इनकी 2 बना रखी हैं, विदेह और मिथिला। ये अभी बस सिर्फ सुनना है, तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, लिखना भी मत आज तो। काशी, सुना होगा ना, काशी नरेश, काशी, तो मंदिर बहुत ज्यादा है आज यहाँ, लेकिन पहले नहीं थे इतने। तो काशी की राजधानी वाराणसी, यूपी, यूपी का तो इलाका है, वाराणसी ही बनारस है, आगे जाके वाराणसी ही बनारस बनेगा। तो काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी या बनारस। नेक्स्ट देखें, वत्स, छोटा सा एरिया था, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। इसकी बड़ी मजेदार कहानी है, इसको लोग दहेज में लेते और देते थे, छीनते थे और वापस करते थे दहेज में। वत्स की सुनाऊंगी वो कहानी। कौशल, कौशल और कौशल एक ही है ये। इन्होंने अपनी बेटी और बहनों की शादियां की थी मगध वालों के साथ। मगध वाले ताकतवर थे, तो इन्होंने अपनी बहन बेटी की शादी उसी खानदान में की। ये भी ताकतवर थे, कौशल वाले भी। तो कौशल नरेश की बहन भी आई थी मगध में और बेटी भी। ठीक है, तो कौशल, श्रावस्ती और अयोध्या। पहले ऐसा होता था, बुआ भतीजी को एक घर में दे दिया करते थे, इसको बुरा नहीं मानते थे। तो कौशल वालों ने अपनी बेटी और बहन की शादी कहाँ कर रखी थी? मगध वालों के साथ। ऐसे ही इन्होंने भी, वज्जी वालों ने भी, वो तो जबरदस्ती मानो जो भी मानो। कुरु, कुरु हमारा हरियाणा का कुरुक्षेत्र का इलाका। तो कुरु की राजधानी, कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अब सोचो, ये हरियाणा, ये दिल्ली। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। आईपी यूनिवर्सिटी नहीं है दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो कुरु की राजधानी हरियाणा में नहीं है, दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ। गांधार, जहां की गांधारी थी, वो आंखों में पट्टी बांध के रहती थी, शकुनी जहां का राजकुमार था, गांधार नरेश, उसी के नाम गांधार नरेश बोलते थे इसको, गांधारी। इनकी कैपिटल बेटा, जहां यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था एक जमाने में, नंबर 1 यूनिवर्सिटी। यहीं थे आचार्य चाणक्य, जिन्होंने चैलेंज किया था उस धनानंद को कि मान जा, सुधर जा, तो अपने देश को बचा ले, बहुत ताकतवर आक्रमणकारी आ रहा है। लेकिन उसने मानी नहीं थी, फिर उन्होंने उसको खत्म कर दिया था। ठीक है, एक बार जल्दी से दोबारा देखते हैं। अंग, अंग का राजा कौन था? कर्ण, पुराने टाइम में, ये वही अंग है। लड़की का नाम चंपा, उससे याद कर लो, अंग चंपा। मगध, तो 2 राजधानी है, पहले गिरी, पहाड़ वाली, 5 पहाड़ियों से घिरी, राजगृह या गिरिव्रज, और दूसरी पाटलिपुत्र, आज की पटना। नेक्स्ट वज्जी, जहां 8 राजा थे, विदेह, मिथिला। काशी, वाराणसी, शी, देखो शी, सी। ठीक है, वत्स, कौशाम्बी, वत्स की कौशाम्बी है, और कौशाम्बी जो है छोटा सा था, वत्स ज्यादा बड़ा नहीं था, कौशल बड़ा था। इनकी बहन बेटियों की शादी हुई थी, किसके घर? इनके घर, ये मगध वालों के साथ, श्रावस्ती वालों की। तो कौशल की रिश्तेदारी मगध के साथ थी। इनकी राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या, इसका मतलब यूपी। मेनली यूपी के आसपास ही बात कर रहे हैं, हरियाणा यूपी की बात कर रहे हैं, मेन यूपी की। ठीक है, कुरु हरियाणा का, दिल्ली, इंद्रप्रस्थ राजधानी। गांधार, वो गांधारी, पाकिस्तान अफगानिस्तान की बेल्ट वाली। तक्षशिला, आज भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में गिनी जाती है, 8 हो गए वो। अगला है कम्बोज, कम्बोज, क और ग बाहर थे ना पाकिस्तान की बेल्ट में, कम्बोज, तो ये है हाटक, देखो लिखा है हाटक। मत्स्य, नाम मछली का है हमारे राजस्थान की बेल्ट में उस जमाने में। तो मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराट नगर, कोई बड़ा नगर था मछलियों का, विराट नगर, ऐसा सोचना है मत्स्य, ताकि तुम्हें याद हो, मत्स्य, विराट नगर। नेक्स्ट क्या है? शूरसेन, मथुरा। तो आप सोचो ये कौन सी बेल्ट है? यूपी की, शूरसेन, मथुरा। नेक्स्ट है अवंती, जिसके पास जंगल थे, हाथी थे, लोहा, सब कुछ था, लेकिन ग्रोथ नहीं कर पाई। इसका मतलब प्रकृति ने दिया, नेचर ने दिया, पर खुद से काम कम किया। किसने? अवंती ने। किसने खुद बढ़ चढ़ के काम किया? मगध। दोनों बराबरी पर थे, लेकिन आगे निकल गया मगध। ठीक है, अवंती, यहाँ जंगल, लोहा, हाथी सब था। इसकी 2 राजधानियां, उज्जैनी और महिष्मती। तुमने वो मूवी देखी होगी ना पुरानी, उसमें महिष्मती, साउथ इंडिया की बहुत सारी मूवीज में महिष्मती नाम आता है, वो यही जगह थी। इनकी कैपिटल अवंती की महिष्मती। कौन सी मूवी थी? बाहुबली, बाहुबली ना, महिष्मती, तो वही थी ये। अश्मक, अश्मक कहाँ है? इकलौता दक्षिण भारत का, सब उत्तर में थे, खासकर यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा की बेल्ट में। 2 पाकिस्तान की बेल्ट में थे, क और ग, कम्बोज और गांधार। और मेन सबसे बड़ा क्या था जो बड़ा बना आगे? अवध। अवध के पास बड़ा वज्जी, अवध के नीचे की तरफ बड़ा अवंती। अवंती के पास सारी चीजें थी, जंगल भी, हाथी भी, सब कुछ था, लेकिन उतने इंटेलिजेंट लोग नहीं थे, राजा नहीं थे, जितने की मगध के पास। कौशल भी मगध के पास। मगध चारों तरफ से ऐसे था, सेफ हैंड था। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत में अश्मक, पोतन, पोटली या पाटन भी लिख देते हैं, पाटन, पोतन, पाटन एक ही जगह है। चेदी, ये महाजनपद था। सुक्तिमती,
शुक्तिमती या सुक्तिमती, चेदी वंश, CHEDI किताबों में लिखा हुआ है, छोटा सा वंश था ये। मल्ल, मल्ल भी इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर, कुशीनारा, जहां महात्मा बुद्ध जो थे वो बीमार पड़ेंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, तो मल्लों की राजधानी, तो बाद में मल्ल कहेंगे हमारे यहाँ मरे थे तो हम भी इनके जो अंतिम संस्कार के बाद जो इनके शरीर में से बचेगा ना वो हम भी रखेंगे। 8 टुकड़ों में बांटा था। महात्मा बुद्ध की डेड बॉडी के बाद जो जो भी क्रियाक्रम या संस्कार किया गया, उसके बाद जो राख या जो भी मिला ना बेटा, उसके 8 हिस्से किए गए थे, 8 बराबर जगह। और 8 राजाओं ने कहा था हमारा है ये। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा हमारा बेटा था, किसी ने कहा जी हमारा तो देवता था, मतलब मेरी बेटी का बेटा, किसी ने कहा जी हमारा पोता था, किसी ने कहा हमारा राजा था, किसी ने कहा हमारे यहाँ पहली बार आया था, हमारे यहाँ पहली बार वचन दिया, मेरे यहाँ अंतिम वचन दिया। तो ऐसे सबने बांट लिया था। ये उन्हीं में से एक है मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, कुशीनारा, ये नाम आप उसी में पढ़ोगे महात्मा बुद्ध में। और पांचाल, जिनकी बेटी थी पांचाली, जिसकी शादी उन्होंने की थी कुरु राजवंश में और इन पांडवों के साथ, और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली। तो पांचाल बहुत ताकतवर था। इसकी राजधानी कांपिल्य, इसको देख के सब कांपते थे। पांचाल, कांपिल्य और अहिक्षत्र, ये क्षत्रिय थे, ऐसा सोच लोगे तुम। पांचाल बहुत ताकतवर था, लेकिन इस टाइम पे फिर मगध नंबर 1 हो गया। पांचाल पहले ताकतवर था, मगध ने फिर सबको पीछे कर दिया। तो पांचाल की राजधानी क्या है, उसको देख के कांपते थे, कांपिल्य, देखो ये रहा कांपिल्य। और ये क्षत्रिय था, अहिक्षत्र, अहिक्षत्र। ठीक है, ये हो गई पांचाल की। ये 16 है बेटा, दोबारा देख लो। मल्ल, जहां जिनका संबंध है कुशीनगर से, कुशीनारा, जहां महात्मा बुद्ध के प्राण जाएंगे। और चेदी वंश छोटा सा था, शुक्तिमती, चेदी छोटा होके भी बड़ा बुद्धिमान था, शुक्ति इसका दिमाग तेज था, शुक्तिमती, मती मतलब बुद्धि। अश्मक, अश्मक दक्षिण भारत में था, पाटन या पोतन, पोर्ट है ना साउथ में, तो पोतन या पोटली या पाटन, ये था इसका। अवंती, खूब हाथी जंगल सब कुछ था इसके पास। इसका साउथ इंडिया की मूवीज वाला नाम था ना महिष्मती, महिष्मती और उज्जैनी, उज्जैनी और महिष्मती अवंती का। शूरसेन, तो मथुरा, देखो शूर में ये थुर, ये शूर, शूर थुरा, शूर वहां देखो सेम लग रहा है, र श जैसे ही था है। तो शूरसेन की क्या थी, मथुरा, ये याद रखनी पड़ेगी बेटा 5-6 बार पढ़ के। मत्स्य, मछली थी ना, विराटनगर, विराटनगर। कंबोज बाहर था, कंबोज और गांधार, हाटक, उसकी तक्षशिला थी गांधार की, और इसकी हाटक, कंबोज हाटक। ठीक है, गांधार की तक्षशिला, कुरु की दिल्ली वाली इंद्रप्रस्थ, कौशल की श्रावस्ती या अयोध्या, भगवान श्री राम का मंदिर, वत्स की कौशाम्बी, काशी की वाराणसी, वज्जी की विदेह, मिथिला, वैसे इसकी वैशाली है बेटा फेमस, ये इसके फेमस नगर है, बता दूंगी मैं आगे जाके। मगध की गिरी व्रज या उसको राजगृह भी कहते हैं, और आगे जाके पाटलिपुत्र, राजधानियां बदलती भी थी, और अंग की चंपा। ठीक है, ये 16 महाजनपद हो गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इनकी जानकारी हमें हिंदुओं से ज्यादा नहीं मिली किताबों से। पुरानी सारी हड़प्पा वाली उनकी किताब तो हम पढ़ नहीं पाए, चीजें पढ़ नहीं पाए। वैदिक काल हमें प्रॉपर तरीके से संस्कृत में मिला, तो हमने उपनिषद भी पढ़े, आरण्यक भी पढ़े, ब्राह्मण भी पढ़े, वेद भी पढ़े, अथर्व, ये अपने थे ना उपवेद, ये भी पढ़े। उसके अलावा वेदांग सब पढ़ा। लेकिन अब पढ़ाई लिखाई अलग 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 एरियाज में होती होगी, क्योंकि तब कोई एक ऋषि मुनि लिखता था, अब तो नहीं लिख रहे थे। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा ताकतवर जो लोग थे वो मगध के निकले। मगध की राजधानी क्या, गिरी वज्र, गिरी से घिरी हुई। और अगली क्या बनाई थी इन्होंने, पाटलिपुत्र। आज इसकी राजधानी बिहार की पटना ही है उस टाइम का। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तुमने जान लिया भाई। अंग था, कोई कोई कौशल था, कौशाम्बी था, महिष्मती था, उज्जैनी था, उज्जैन का ही पुराना नाम। और अगर बड़ों की बात करें तो वज्जी हो गया, अवंती हो गया, और अपना ये मगध हो गया। इसके पास छोटों की बात करें तो अंग हो गया, वत्स हो गया, ये छोटे छोटे से थे। इसी टाइम पर फिर आप देख रहे हैं मथुरा था, शूरसेन था, चंपा था, अंग था। तो जब ये आएंगे ना एग्जाम में तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे। 16 महाजनपद है, 16 ही राजधानी मिलेंगी। एक दो की डबल डबल भी हैं, जैसे मगध की डबल थी पहले राजगृह, और फिर बनी थी आगे जाके पाटलिपुत्र। तो ऐसे कईयों की राजधानी बदली भी थी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ थोड़ा बैकग्राउंड समझ में आया होगा। 600 ईसा पूर्व के बाद दुनिया कैसे बदली। अब तुम्हारे दिमाग में ना पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। पहली पिक्चर है 2350 से 1750। हड़प्पा वाले शहरी लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, घरों में खूब सिक्के हैं, सब कुछ है, मतलब उनके पास मुद्रा, 1200 मोहर एक जगह से मिली, कहीं लिखी मोहर मिली। हमें पढ़ना नहीं आता, घरों में बर्तन, कपड़े, बहुत बढ़िया खान पान, शाकाहारी भी मांसाहारी भी, दिखावट नहीं करते, कोई मंदिर मस्जिद नहीं है। हमें कुछ नहीं पता, जब हमने आइडिया लगाया चीजों से। फिर 200-250 साल का इतिहास हमें नहीं पता, वो सब खत्म है, उस टाइम का कुछ नहीं मिला। 1500 ईसा पूर्व में गांव के लोग, और गांव में भी नहीं, कबीले में, आज यहाँ कल वहां, गायों को बड़े पूजा करने वाले, खीर का बड़ा खुश होके भक्षण करने वाले,
और जिंदगी बड़ी आसान कूल थी, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अपनी झोपड़ी बना के रह रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, सुबह उठ के हवन यज्ञ कर रहे हैं, गायों को बांध दिया, गायों का दूध निकाल लिया, खीर बना ली, खा लिया, फिर सो गए, फिर हवन यज्ञ कर रहे हैं, जिंदगी आसान थी। फिर आया लोहा, लोहे ने जिंदगी बदली, मार काट, कुल्हाड़ी, भाले, हथियार, मेरा मेरा, मैं राजा, मेरा बेटा राजा, ये सब शुरू हुआ। 600 तक, 600 ईसा पूर्व तक चला, फिर 600 ईसा पूर्व में वो सब हट गया। अब छोटे 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 कुछ बड़े बड़े महाजनपद बने। महा मतलब बड़े, जन मतलब जनसंख्या के पैर, यानी आबादी ज्यादा पड़े। अब इनमें से भी कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। 16 महाजनपद की जानकारी हमें हिंदू किताबों में नहीं मिली, हमें किसी वेद में नहीं मिली, इनकी जानकारी बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है उसमें मिली। इसका मतलब बौद्ध इस टाइम होंगे, तो महात्मा बुद्ध इन इन महाजनपदों में ही तो घूमते थे बेटा। महात्मा बुद्ध कोई और नहीं थे, यहीं घूमते थे वो। उनकी पूरी कहानी पढ़ेंगे, वो कहाँ कहाँ गए थे, तो इन्हीं महाजनपदों में चक्कर काटते रहते थे वो मेनली। तो महाजनपद काल में एक तरफ तो महाजनपद है, और उसी के पैरेलल में हमारे दो धर्म, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, दोनों समकालीन थे। दोनों में थोड़ा सा गैप था, 40 to 43 ईयर्स का। ठीक है, तो आज हमारा टारगेट था थोड़ा सा इनके बारे में जानना, कि अब छोटे 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 कुछ बड़े बड़े जनपद, फिर कुछ महाजनपद। कितने महाजनपद? 16। इनके नाम एक बार फिर लास्ट देख लेते हैं। अंग, मगध, वज्जी, काशी, वत्स, कौशल, कुरु, गांधार, कंबोज, मत्स्य, शूरसेन, अवंती, अश्मक, चेदी, मल्ल, पांचाल। कोई पूछे पांचाल था? हाँ था। चेदी बिल्कुल था। अवंती, मगध और वत्स, अंग, ये छोटे छोटे सारे सारे छोटे बड़े सुन लिए ना एक बार, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। 2-3 बार सुन लोगे, अब नाम आएंगे इनके बार 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 बार। ये तो मैंने एक बोर्ड पे एक स्लाइड में करा दिया कि भाई हाँ ठीक है, याद रहे। राजधानी बड़े शहर होते हैं, चंपा, गिरिव्रज, पाटलिपुत्र। विदेह, मिथिला, वैसे इसकी वज्जी की वैशाली आएगी में। वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला, हाटक, विराटनगर, मथुरा, उज्जैनी, महिष्मति, पोतन, पाटन, पोटली, शुक्तिमती, कुशीनगर, कुशीनारा, काम्पिल्य, अहिक्षत्र। तो ये थोड़ा थोड़ा तुमने आइडिया ले लिया। ठीक है, कल पढ़ेंगे कि इन लोगों का कामकाज कैसा था, कौन कौन से इनके खानदान में बड़े राजा थे जिनका इतिहास में नाम लिखा गया। क्योंकि हमने आर्यों में किसी बड़े राजा का नाम तो नहीं पढ़ा। आर्यों में तुमने 1000 से 600 किसका नाम पढ़ा? महाभारत की सिर्फ मैंने कहानी बताई, बाकी किसी का नाम थोड़ी ना था। लेकिन अब खानदानों का, राजाओं का नाम चलेगा बेटा। देखो हड़प्पा में किसी का नाम नहीं था, हड़प्पा में सिंगल आदमी का, हमें पढ़ना ही नहीं आया। नेम प्लेट तो थी लेकिन हमें नहीं आती। वैदिक काल में किसी का नाम नहीं था कोई बड़ा, हाँ ऋषि मुनियों के नाम थे, लेकिन नॉर्मल कोई राजा वजह नहीं था। उत्तर वैदिक काल में भी 400 साल हमने किसी एक का नाम नहीं पढ़ा। ठीक है, ये पढ़ा कि भाई ऐसे ऋषि मुनि थे, और जानकी के जो पिताजी थे राजा जनक, वो 24 बैलों वाला हल चलाते थे, काष्टक संहिता में लिखा है। लेकिन किसी बहुत बड़े राजा का, सेना का, युद्धों का वर्णन नहीं है। ये जो तीसरा फेज आएगा ना, अब खानदानी राज करेंगे, जैसे वंश आएंगे। भाई हरियंक वंश है तो एक राजा, फिर उसी का राजा, फिर उसी का राजा, फिर उसी का राजा, फिर उसी का, तो वंश चलेंगे पूरे पूरे। फिर ऐसे ही वंशों के नाम बदलेंगे, फाइनली जाके एक ऐसा ताकतवर बनेगा जो पूरे इंडिया पे राज करेगा। तो इस तरीके से ना हिस्ट्री कदम दर कदम आगे बढ़ती है बेटा। ठीक है, इंग्लिश पीडीएफ बेटा सफीना, मैंने स्टार्टिंग में आते ही उनसे पूछा, उन्होंने अपलोड भी कर दी, लेकिन कुछ टेक्निकल हमारे पार्ट पे नहीं। टेक्निकल टीम बेटा दिल्ली बैठती है, उनकी नॉलेज में हमने डाल दिया है। वो मुझे बता रहे थे, उन्होंने मुझे खोल के भी दिखाया, वो खोल नहीं रही है। इन्होंने अपनी तरफ से अपना काम इनका था उसको ट्रांसलेट करके डालने का, वो इन्होंने कर दिया बेटा। वो टेक्निकल कुछ फॉल्ट है, दिल्ली से छोटा मोटा कोई होगा, तो एक आधा कोई लिंक विंक या क्लिक करेंगे और वो हो जाएगा। कल आपका दिन में 100% कोशिश करेंगे कल ही, क्योंकि आज इन्होंने उनकी नॉलेज में डाला, वो आज काम करेंगे या कल काम कर देंगे। ठीक है बेटा। राजवंश बेटा महाजनपद तो टेरिटरी हो गई, राजवंश राजाओं का वंश हो गया। जैसे मगध क्या है? मगध एक महाजनपद है, उसका वंश क्या है? हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मुगल वंश, या ये मतलब जैसे मुगल तो खैर मेडिएवल में पढ़ना है, पर जैसे एक जबान पे गुप्त वंश, मौर्य वंश, ये सब उस एरिया में है। एरिया को बोलते थे महाजनपद, और राजवंश का मतलब किसी स्पेसिफिक राजा का वंश जिसने राज किया। बेटा कल की हॉलीडे का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कल के लिए कुछ मैसेज है हमारे पास? की है सर ने छुट्टी? बेटा कल यहाँ पे छुट्टी रहेगी नहीं, ये वाली क्लास जो है ये मैं लूंगी, शाम वाली। अच्छा, आरपीएफ की डेट जो आ गई दिसंबर में बेटा, ठीक है, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी अक्टूबर नवंबर में थोड़ा सिलेबस को ठीक ठीक। अब सिलेबस थोड़ा जल्दी चलेगा, अब टॉपिक छोटे हैं। दो सबसे बड़े टॉपिक हैं ये, एक तो वैदिक वाला, एक हड़प्पा वाला। ये टाइम कंज्यूमिंग है, समझ नहीं आते। अब स्पीड से काम होगा, अब उतनी दिक्कत नहीं, क्योंकि अब राजाओं के वंश आ गए। राजा का वंश मतलब एक राजा का नाम, 3-4 काम फेमस होंगे, फिर अगले राजा का 3-4 काम, फिर 3-4। पहले कोई राजा नहीं था ना, तो पूरे की पूरी कम्युनिटी पढ़ रहे थे हम लोग।
बहुत टफ लग रहा है बेटा, टफ तो कुछ भी नहीं है, इनको रटना मत, रटोगे तो टफ है। 16 राज्य मान लो, महाजनपद कह रही हूँ ना मैं, आज मैं कह दूं राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, तो ऐसे ही इनके नाम है, बस नाम थोड़े से अलग हैं, 2-4 बार पढ़ने पड़ेंगे। कहीं पांचाल कह रहे हैं, कहीं कुरु कह रहे हैं, कहीं कंबोज, गांधार, अश्मक, वत्स, अंग, और ये अपना अवंती, वज्जी, कितने सारे तो मैं नाम ले रही हूँ, याद हो जाएंगे, 4-5 दिन में याद हो जाएगा सब। कल बेटा सेंटर की छुट्टी है। हाँ, कई एग्जाम्स हैं बेटा दिसंबर में।